अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। अभी से पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी एंजाइम्स की और हमने उनका मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था कि किस तरह एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है, उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आज हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की वर्किंग अफेक्ट हो रही होती है। तो बहुत सारी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में 37 हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। 37 के ऊपर हम जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे एंजाइम जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनका इफेक्ट होता है एंजाइम्स के ऊपर। चेंजिंग these alter the rate of the reaction cause an enzyme। जब इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर चेंज आता है तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है और ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो जो ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैरी आउट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस जो है उनको रखते हैं। जैसे हमारे अंदर होमोस्टैसिस का फिनोमेना है, जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी जो है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरी काम करना शुरू कर देती है। और इस तरह जो है वो एंजाइम जो होते हैं वो मरने से बच जाते हैं। और दे में हैव एंजाइम व्हिच आर अडॉप्टेड टू फंक्शन वेल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनके एंजाइम्स और उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकती हैं। जैसे हम देखते हैं कि थर्मोस एक्वेटिकस के अंदर जो एंजाइम थे टैग पॉलीमरेज जो हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर रह सकता था। तो उसका ये मतलब हुआ कि वो एंजाइम का फंक्शन ही उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर ही इतना ऊंचा था कि वहाँ पे सरवाइव कर सकता था। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एंजाइम एक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों तो उसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। अब कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइम पे इफेक्ट होता है? सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंडीशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो वहाँ से इफेक्ट होगा। दूसरा है पीएच। पीएच का ऊपर नीचे होने से भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। हम कहते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में उनकी कोलिजन बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की। अब क्या होना होता है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके उसको कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे सबस्ट्रेट के साथ उतना ही ज़्यादा वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज होता है उसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ती हैं और सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली इंक्रीज करने से टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो उससे क्या होता है, वो रैंडम कोलिजन से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो बॉन्डिंग है एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर डेंट पड़ना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर वो ब्रेक आउट होना शुरू हो जाते हैं। जो जैसे कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होना शुरू कर देते हैं। अब अब जब वो एक्टिव साइट जो है उसी का शेप चेंज होना शुरू हो गई, तो अब जब शेप ही चेंज होना शुरू हो गई तो वो इन सबस्ट्रेट को तो होल्ड नहीं कर सकती ना वो शेप। तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कोलिजन्स की वजह से, क्योंकि वो जो उसका अपनी शक्ल है वही चेंज होना शुरू हो गई है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू कर देता है। और फिर और ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जो एंजाइम है वो पूरा का पूरा ही डीनेचर हो जाता है। जब वो एंजाइम ही डीनेचर होगा तो फिर कैसे रिएक्शन होगा? तो इससे ये हमें पता लगता है कि इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि कलियंस रैंडम कलियंस हो रही होती हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है, एंजाइम जो है वही डीनेचर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। और मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं 37 डिग्रीज के ऊपर। तो हम इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर जो है वो डिक्रीज हो गया और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है।
दूसरा, अब हमारे पास दूसरा फैक्टर जो है वो जो अफेक्ट कर रहा है वो तो हमारे पास पीएच। पीएच क्या होती है? हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस टाइम के ऊपर जितनी होती है वो पीएच होती है। अब जो पीएच है हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या कर रहे होते हैं? ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद द बॉन्डिंग जो हमारे पास उस एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम के अंदर आयनिक बॉन्डिंग भी है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है। तो ये वाले जो आयंस होते हैं ये उन सारी की सारी बॉन्डिंग के साथ जो है उन सारी की सारी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमम पीएच भी होती है जिसके ऊपर एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी वर्क कर रहे होते हैं। वो जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं वो इस तरह इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक्टिव साइट के साथ कि बेस्ट पॉसिबल वो सिचुएशन होती है कि उसमें सबसे अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है एंजाइम के साथ और वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होता है। वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो हमारे फेवर के अंदर होती है। जबकि उस पीएच के ऊपर या नीचे अगर हम जाएं, वो ऑप्टिमम पीएच से नीचे चले जाएं ऊपर चले जाएं, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा होता विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो अटैचमेंट हो रही होती है हाइड्रोजन आयन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग के साथ, वो उसको खराब करी होती है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा होता। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि देखो जैसे कि डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट लोकेशंस की वजह से उसकी ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे पास पेप्सिन जो है उसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो 2 है, वो बेस्ट वर्क कर रहा होता है क्योंकि वो स्टमक के अंदर होता है, वो ऐसी एसिडिक जगह होती है तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर रहा होगा, तो उसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है। जबकि हर एक एंजाइम की सेम पीएच नहीं होती है, हर एंजाइम की उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी वर्किंग के हिसाब से डिफरेंट पीएच होती है जहाँ पे वो बेस्ट काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसका भी ग्राफ देखें तो अगर जो ऑप्टिमम पीएच होती है उसके ऊपर एंजाइम बेस्ट काम कर रहे होते हैं, उसके नीचे अगर उसके ऊपर चल जाएंगे तो भी काम नहीं करते, उसके नीचे चल जाएंगे तो भी एंजाइम काम नहीं करते। अब तीसरी चीज होती है कंसंट्रेशन। अब वो कंसंट्रेशन दो चीजों की हो सकती है ना, या तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी या तो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, दोनों में से किसी एक चीज की कंसंट्रेशन होगी जो अफेक्ट कर रही होगी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। कोई ना कोई एक लिमिटिंग फैक्टर होगा ना जो लिमिट करा होगा, जिसकी वजह से एंजाइम की वर्किंग अफेक्ट हो रही होगी, या तो वो सबस्ट्रेट होगा या फिर वो एंजाइम होगा। अगर तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज लिमिटिंग फैक्टर है तो क्या होगा, हम फिर उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि एंजाइम हमारे पास बहुत सारा है जबकि सबस्ट्रेट हमारे पास 0 है। ऐसे ऐसा सबस्ट्रेट ज़्यादा होना शुरू हो गया, सबस्ट्रेट ज़्यादा होना शुरू हो गया तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पहले जो था एंजाइम खाली पड़ा था, अब सबस्ट्रेट आना शुरू हो गया, तो जब सबस्ट्रेट आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा ना, काम होना शुरू हो गया। जबकि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाकर जब सारा का सारा एंजाइम जो है हमारा वो फिलअप हो जाएगा, अब अगर हम और ज़्यादा सबस्ट्रेट डालते जाएंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब और ज़्यादा एंजाइम ही नहीं बचा, एंजाइम जितना था वो सारा का सारा सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जहां तक ऑक्यूपाई नहीं किया था वहां तक इंक्रीज हो रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जब ऑक्यूपाई हो गया और कोई जगह नहीं बची है एंजाइम के पास जहां पे वो अटैच कर सके सबस्ट्रेट को, तो अब हम जितना मर्जी सबस्ट्रेट और ऐड करी जाए उससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं होगा, जिसको उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो इंक्रीज करने से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है लेकिन टू अ लिमिट, वहीं तक ही इंक्रीज होगा जहां तक हमारे पास एंजाइम बचा पड़ा होगा। जब एंजाइम सारा का सारा ऑक्यूपाई हो गया तो उसके बाद इंक्रीज करने से इंक्रीज करने से सबस्ट्रेट ओवरऑल रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अब एंजाइम सारा का सारा सैचुरेटेड हो चुका है, अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं बची। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एंजाइम हो, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत सारी मिकदार में है, एंजाइम नहीं था, अब एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता हमने देना शुरू कर दिया, अब हम एंजाइम देते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट अटैच होता जा रहा है और ऐसा ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो जब ख़त्म हो गया, जब अब एक टाइम आएगा ना कि एंजाइम अब हम देते जा रहे हैं, बहुत सारा हमारे पास सबस्ट्रेट पड़ा था, पहले एंजाइम कोई नहीं था,
तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता था। अब हमने एंजाइम देना शुरू कर दिया, एक एंजाइम का मॉलिक्यूल लिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 10 दिया, 12 दिया, ऐसा ऐसा जितना भी सबस्ट्रेट था वो यूटिलाइज होना शुरू हो गया। अब सारा सारा सबस्ट्रेट खत्म हो गया। अब हम जितना मर्जी एंजाइम और बढ़ाते जाएं, जब सबस्ट्रेट ही नहीं बचा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि अब वो जो सबस्ट्रेट है वो अब वो जो एंजाइम है वो खाली पड़ा होगा, अब उसके अटैच करने के लिए सबस्ट्रेट नहीं है हमारे पास। तो इससे भी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं हमारे पास एंजाइम की वर्किंग। अब जो चीज़ है वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सबस्ट्रेट की जैसे होंगे लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं होंगे। वो उनका काम क्या होगा, ख़राब करना, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना। अब वो क्या करेंगे, 3 तरह के सबस्ट्रेट्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स के ऊपर एक पूरा पूरा अलग लेक्चर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हो रही है। 3 तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और सबस्ट्रेट इनहिबिशन। ये 3 तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह से एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और उसकी इनकी अटैचमेंट की वजह से एंजाइम या तो ब्लॉक हो जाता है या फिर एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल चेंज हो जाती है। तो फिर जो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो वो अटैच नहीं हो पाता क्योंकि अब उसकी शक्ल और हो जाती है। इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे पहले मैंने बताया हुआ है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इस तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो कि compete कर रहे होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, जो कि सबस्ट्रेट की जैसी शक्ल के होते हैं। अब वो भी जाके अटैच हो सकते हैं एक्टिव साइट के साथ। अब इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी हुई है कि एक लॉक है, उसकी एक की है, एक की है जो इससे असल में ताला खुल रहा है, वो होगा उसका सबस्ट्रेट। एक और की है जो उस जैसी शक्ल की है, पर जब हम उसको अंदर डालते हैं लॉक के तो अंदर जाके वो फंस जाती है, अब वो बाहर नहीं निकलती। अब जाके वो लॉक फंस गया, जैसे ही वो लॉक फंस गया, वो ना बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है, तो वो एंजाइम खत्म हो गया। अब वो एंजाइम काम नहीं कर रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक ऐसी की हो जो कि खराब की हो। देखो ये एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, जो असल मॉलिक्यूल है जाके अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जबकि ये वाला जो है ये उस जैसी शक्ल का है लेकिन ये गलत खराब की है। ये अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन जब ये जाके अटैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब वो फंस गया, वो बाहर नहीं आ रहा, तो ये एक एंजाइम काम करने से नकारा हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल कम हो गया। यही बात बताई हुई है यहाँ पे। अब दूसरा उन्होंने बताया हुआ है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिन्होंने कंपटीशन नहीं करना होता सबस्ट्रेट के साथ, वो जाके एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहे होते, वो किसी और जगह पे अटैच हो रहे होते हैं, वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहे होते, किसी और जगह पे अटैच हो रहे होते हैं। जैसे कि ये देखो ये एक इनहिबिटर है, अब ये यहाँ जाके तो नहीं अटैच हो सकता ना, यहाँ पे तो सबस्ट्रेट अटैच होगा, इसकी शक्ल ऐसी है, ये यहाँ को अटैच होता है, ये उल्टी साइड पे जाके अटैच होता है, और इसकी अटैचमेंट की वजह से जो हमारे पास एक्टिव साइट है उसकी शक्ल चेंज हो गई। अब सबस्ट्रेट ने ऐसे अटैच होना था, अब इसके अंदर तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता ना, तो इस तरह वो खराब ही कर देते हैं जगह ही। जब जगह ही वो नहीं रहती तो फिर अब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। सबस्ट्रेट इनहिबिशन विल समटाइम अकर व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अकर। अब एक इनहिबिशन ऐसी भी होती है कि जब हम एंजाइम को बहुत ज़्यादा मिकदार में सबस्ट्रेट दे देते हैं ना, एक एंजाइम है और हमने 10 सबस्ट्रेट दे दिए, तो हर सबस्ट्रेट कोशिश करता है कि मैं घुस जाऊं, मैं जल्दी, मैं पहले कर लूं, मैं पहले कर लूं। तो लाइन बना के एक एक करके नहीं जा रहे होते, वो इकट्ठे ही कोशिश कर रहे होते हैं कि उस एक्टिव साइट में घुस जाएं। जब वो सारे इकट्ठे मिलके कोशिश कर रहे होते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं उस जगह कोई। जैसे कि ये देखो, अब ये एक एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, ये अकेला अटैच हो जाएगा, लेकिन अब इतने सारे जब हैं इकट्ठे जब घुसने की कोशिश करेंगे इसके अंदर तो कोई भी घुस नहीं पाएगा और फिर रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को।